मैं भावना, आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का चैप्टर 2 कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो कृष्णा सोबती जी हैं वो एक मियां नसरुद्दीन जिन्हें एक नानबाई, मशहूर नानबाई के रूप में जाना जाता था। ये हुनर उनको अपने पुरखों से प्राप्त हुआ था। जब कृष्णा सोबती जी और उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर वार्तालाप हो रही थी, तो वो अपने जो पूर्वज थे, जो दादा थे, परदादा थे, उनकी याद में खो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे और इसी को अब हम आगे पढ़ेंगे और अपने इस हुनर पर उनको एक गर्व था, क्योंकि ये हुनर उन्हें अपने पुरखों से प्राप्त हुआ था, खानदानी था, पुरखों से प्राप्त हुआ था और उन्हीं के द्वारा इन्हें सिखाया गया था। तो शुरू करते हैं कहानी। देखो, मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? मतलब अपने दादाओं की याद। जब उनके बारे में उनकी बातें शुरू करी मियां नसरुद्दीन ने, तो उनका चेहरा उनके आंखों के सामने आ गया और वो कुछ समय के लिए चुप हो गए। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियां कल्लन। आपको इन दोनों में से किस किस की भी कोई नसीहत याद हो? क्योंकि बड़ों के द्वारा कोई ना कोई नसीहत तो दी जाती है, उनके द्वारा कोई ना कोई ज्ञान दिया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वही इस चीज़ का हमें ज्ञान कराते हैं। नसीहत कहा है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वज़ा फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के दौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी दो तीन कश खींचे, यानी वो जो बीड़ी पी रहे थे उस, फिर गला साफ किया, बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताएं देते हैं कि आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह आलिफ, बच्चा कहता है आलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा क्या कहता है जीम। यानी जैसा जैसा शिक्षक बोलता है बच्चे वैसे वैसे बोलते हैं। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवाह करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई जैसे ऐसे और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली। यानी उन्होंने अपनी बात को बीच में ही छोड़ दिया और उनकी दुकान के सामने से कोई मीर साहिब व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने आवाज़ लगाई, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों, कि आज आप सुबह क्यों नहीं आए, उनसे पूछते हैं। मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आता है तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। अब कृष्णा सोबती जी हैं, वह दोबारा उसी बात पे आ जाती है। इस पर मियां नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जब बैठे तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ इन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकाल लेंगे, पर हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस पर शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते अपने बच्चे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो,
अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन अपनी और कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, हाँ साहिब माना। यानी जब तालीम ली जाती है तो तालीम की तालीम भी मियाँ नसरुद्दीन के लिए क्या थे, बहुत बड़ी चीज़ होती है कि किसी भी काम को सीखने के लिए हमें उसके छोटी सी छोटी चीज़ों को भी सीखना, उसके आसपास की चीज़ों को, उसकी शुरुआत की चीज़ों को, उसे किस तरह करना है। तो जैसे कि अब हम एक उदाहरण ले लें कि आपको खाना बनाना है, रोटी बनानी है, तो आपको पहले आटे में नमक, फिर पानी, इस तरह का अंदाज़ा। अगर सीधे ही आपको आटा दे देंगे तो आप रोटी तो बना लोगे, और कभी आपको ये आया कि कोई आपके पास आटा गूँथने वाला नहीं है और आपको आटा ही नहीं आता हो, तो आप दूसरे को रोटी कैसे बनाना सिखाए? ठीक है, तो मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। अब खानदानी बड़प्पन का गर्व कैसे था मियाँ नसरुद्दीन को? खानदान की बात आते ही मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की चमक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उनकी छाती जैसे गर्व से फूल जाती है। खानदान की बात हो तो मियाँ किसी भी हाल में कम ज़्यादा को स्वीकार नहीं करते। वे बड़े गर्व के साथ लेखिका को बताते कि उनके घर के बुजुर्ग बादशाह सलामत के नानबाई रह चुके थे। बादशाह सलामत के उन्होंने बताया अपने गर्व की कि वे अपने हुनर पर, अपने ख़ानदान पर गर्व क्यों करते हैं, क्योंकि वह किसी अपने ज़माने के राजा महाराजाओं के यहाँ पर नानबाई का काम करते थे। बादशाह सलामत के कहने पर उनके बुज़ुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाकर खिलाई जो ना आग पे पकती है, ना उनमें पानी लगता है। बादशाह साहब का नाम या फिर उस ख़ास चीज़ का नाम बताने से मियाँ नसरुद्दीन कतराते हैं। जब मियाँ नसरुद्दीन ये कहते हैं कि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई, अपने जो पूर्वज थे उनकी बड़ाई के लिए उन्होंने, मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका को बोला कि जो मेरे पूर्वज थे उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई जो ना तो आग में पकती और ना पानी डलता। अब जब लेखिका थी उन्होंने उसका नाम पूछा तो वो सकपका गए, क्योंकि वो फेंक रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, वो किसी बादशाह के यहाँ काम नहीं करते थे उनके पूर्वज, लेकिन अपने पूर्वजों की शान को बताने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे। उन्होंने ये उदाहरण दिया। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस ख़ास चीज़ का नाम बताने से मियाँ नसरुद्दीन कतराते हैं। ऐसा लगता है शायद उन्हें खुद भी पता नहीं, लेकिन मियाँ को अपनी शान में किसी तरह की कमी होती देखना बर्दाश्त नहीं। इसलिए ख़ानदान की शान में से एक कहावत अक्सर कहते हैं, ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। मियाँ नसरुद्दीन ने क्या बोला कि जो ख़ानदानी नानबाई होते हैं वह कुएं में भी रोटी पका सकता है। ये सारी बातें जब उनके बीच में हो जाती हैं, अब आता है सब बातें वो अपने ख़ानदान के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में, ये सारी चीज़ें लेखिका और मियाँ नसरुद्दीन के बीच में चलती रहती हैं। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें याद कर कर मियाँ नसरुद्दीन की कुछ दर्द, कुछ यादें उनको याद आने लगती हैं। अब वो मियाँ नसरुद्दीन का दर्द क्या था जो लेखिका के सामने आया। क्या बोलते हैं मियाँ नसरुद्दीन? बातचीत के दौर जब लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों को किस्में जाने की इच्छा जाहिर की तो मियाँ के चेहरे पर एक अजीब सी खींच उभर कर आती है। कुछ तुनक कर उन्होंने कुछ की रोटियों के नाम फटाफट गिनाकर जैसे कि रस्म पूरी कर दी। उदाहरण, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमानी, तुनकी आदि ये रोटियों के नाम थे।
फिर तेवर चढ़ाते हुए उन्होंने लेखिका को बताया कि तुन की रोटी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। लेकिन ये बताते बताते वे पिछले ज़माने की सुनहरी यादों में डूब गए। उनकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी और वे कह रहे थे, उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने और खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूरी से, निगली और हजम। अर्थात आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। वह क्या बनाए क्या खिलाए, अब मज़ा ही कहाँ रहा, बनाए खिलाए भी तो किसको। ये दर्द था, क्योंकि उनका ज़माने में क्या था, रोटियों की एक प्रशंसा थी। तरह तरह की रोटियों का लोगों को पसंद होती थी। लेकिन अब क्या रह गया है, मियाँ नसरुद्दीन क्या बोल रहे हैं, अब तो सीधा तंदूर से निकालो और खाओ और हजम। अब वो ज़माना चला गया जब रोटियों की या किसी के हुनर की तारीफ़ होती थी। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपका चैप्टर पूरा हो गया है। देखो उन्होंने ये रोटियों के सब नाम दे रखे हैं, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी। ये सब वो रोटियां थी, अलग अलग तरह की रोटियां थी जो नानबाई मियाँ नसरुद्दीन बनाते थे। तो आशा करती हूँ आज आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।